सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 5 भारत में राष्ट्रवाद को समझेंगे और इस वीडियो में आप लोग भारत में राष्ट्रवाद को कहानी के माध्यम से समझेंगे। आप लोग को थंबनेल दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है कहानी की तरह समझो। क्या है? कहानी की तरह समझो। तो भारत में राष्ट्रवाद कितने टीचर आएंगे और समझा देंगे कि बच्चा ये उत्तर इसमें होगा, इसका प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो हम ऐसे नहीं समझेंगे, भारत में राष्ट्रवाद को कहानी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो आपका टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को एक कहानी बना देंगे। क्या बना देंगे? हिंदी का एक कहानी बना देंगे और आप लोगों के माइंड में सेट होता चला जाएगा कि यह क्या है, यह क्या है। भारत में राष्ट्रवाद से जितने बच्चे डरते होंगे, डरना नहीं है, एकदम हिम्मत से काम लेना है। और जब आप इसे कहानी के माध्यम से समझेंगे तो मन करेगा कि अंग्रेज को थूर दे। क्या मन करेगा? अंग्रेज को थूर दे। ऐसा ऐसा अत्याचार आप उन्होंने भारतीय लोगों पर किया था कि मन करेगा कि चूर चूर कर दे अंग्रेजों को। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। क्या समझेंगे? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा था सामाजिक कारण, चौथा था धार्मिक कारण। ठीक है, तो वन बाय वन अभी हम समझेंगे कि राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है और धार्मिक कारण क्या है। तो चलिए हम पहले समझेंगे कि राजनीतिक कारण क्या है। तो राजनीतिक कारण में 4 ईस्वी आते हैं। ठीक है, एगो आप ये 4 ईस्वी के आप लोग याद रखिएगा। 1878, 1879, उसके बाद आगे 2 है और उस 2 को भी पढ़ेंगे। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। पहले जो था, सरकारों का गुलाम थे हम लोग। भारतीय जो था वह सरकारों का गुलाम था। ठीक है, तो अंग्रेज जो चाहता था वो करता था। ठीक है, अंग्रेज का जो मन हुआ, जब मन हुआ वो करता था। ठीक है, तो अंग्रेज 1878 ईस्वी में क्या किया? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अधिनियम लगा दिया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अधिनियम लगा दिया। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किस ईस्वी में लगा? तो 1878 ईस्वी में लगा। ठीक है, तो इस अधिनियम में लिखा गया था कि इस समय जो अंग्रेज के वायसराय थे, इस समय अंग्रेज के जो वायसराय थे, वायसराय मतलब जो हेड थे, उनका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या था? लॉर्ड लिटन था। इस अधिनियम में अंग्रेजों ने हिंदी समाचार पत्र को बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? क्योंकि जो अंग्रेज होते थे उन्हें तो इंग्लिश आता था, तो जब हिंदू को कहीं आंदोलन करना पड़ता था तो हिंदू क्या करते थे कि समाचार पत्र के फर्स्ट पेज पर छपवा देते थे कि इतना तिथि को इतना बजे आप सभी को यहाँ पर एकजुट होकर इस आंदोलन को करना है। तो आंदोलन जब होता था तो अंग्रेजों को गुस्सा आ जाता था। तो इसीलिए यह अधिनियम लगाया गया 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो इस समय अंग्रेजों का वायसराय जो था वह लॉर्ड लिटन था। इस अधिनियम में अंग्रेजों ने हिंदी समाचार पत्र को बंद करवा दिया। ठीक है, तो और इंग्लिश जो पत्र था उसको चालू रखा। कहा कि नहीं, हिंदी मतलब इंग्लिश जो है वह चालू रहेगा, क्योंकि इंग्लिश भारतीय लोगों को पढ़ने नहीं आता था उस समय। ठीक है, और उसके बाद इस अधिनियम में भी अत्याचार हुआ भारतीय लोगों पर। उसके बाद क्या किया? दूसरा बार लगा दिया 1879 ईस्वी। ठीक है, 1879 ईस्वी में क्या किया कि आर्म्स एक्ट, इसी को शास्त्र अधिनियम भी कहते हैं। आर्म्स एक्ट, इसी को शास्त्र अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम में भारतीय लोगों को बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर नहीं चला सकते थे। इस अधिनियम में क्या कह दिया कि भारतीय जितने भी लोग हैं, भारतीय लोग जो थे ना, अगर कोई बदमाशी मतलब गलती उल्टी करता था अंग्रेज तो उसको ठोक देते थे पुलिस। ठीक है, ठोक देते थे। तो अंग्रेज सोचा अरे हमको ठोक देता है, तो इसको क्या कहते हैं, वो मतलब अधिनियम लगा दिया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। ठीक है, तो उसी को शास्त्र अधिनियम भी कहते हैं। कब लगाया था? तो 1879 ईस्वी में। ठीक है, तो कहा कि इस अधिनियम में भारतीय लोगों को बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर नहीं चला सकते हैं। मतलब जिन भारतीय लोगों के पास लाइसेंस रहेगा, वो जिन भारतीय लोगों के पास लाइसेंस रहेगा वो रिवॉल्वर मतलब बंदूक लेंगे, और नहीं अन्यथा वो बंदूक चला नहीं सकते। और चलाएंगे तो जेल में बंद कर देंगे, मारेंगे, क्योंकि अंग्रेज का तो भारतीय गुलाम थे। ठीक है, तो क्या किया? रिवॉल्वर नहीं चला सकते थे। ठीक है, तो लाइसेंस बनाने के लिए भी अंग्रेज के पास जाना पड़ता था। जो लाइसेंस बनाता था
वह भी अंग्रेज का ही अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज का ही अधिकारी था जो लाइसेंस बनाता था। लेकिन अंग्रेज ने ही यह अधिनियम लगाया था, इसलिए वह लाइसेंस नहीं बनाता था। यह अधिनियम जो था वो अंग्रेज ने ही बनाया था। कहा दिया था आर्म्स एक्ट का निर्माण करते हैं शास्त्र अधिनियम का, ठीक है। तो अंग्रेज ने ही इस अधिनियम को लगाया था, तो वो तो चाहबे करता था कि जो कोई बंदूक वंदूक नहीं छोड़े। तो उसने क्या किया कि वो जो आदमी जाता था लाइसेंस बनाने, उसको लाइसेंस नहीं बनाता था, ठीक है। तो इतना तक क्लियर हो गया आप लोग का 1878 और 1879 ईस्वी के अधिनियम, ठीक है। तो 1878 में था वर्नाकुलर्स एक्ट और 1879 में हो गया आर्म्स एक्ट, ठीक है। तो इतना दूर हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कहानी की तरह, ठीक है। चलिए, अब 1883 ईस्वी में क्या हुआ कि फिर एक अधिनियम लगाया, मतलब कि 4 गो अधिनियम लगातार लगा दिया, फिर 1883 ईस्वी में लगा दिया। इसमें लगाया इल्बर्ट बिल अधिनियम। क्या लगाया? इल्बर्ट बिल अधिनियम। इसमें क्या होता था कि इस अधिनियम के तहत भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार होता था। पहले क्या होता था? तो भारत और यूरोपीय देशों के बीच, दोनों के बीच व्यापार होता था, ठीक है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो था वह व्यापार होता था, ठीक है। तो दोनों के बीच में मतलब निर्यात आता था और जाता था, ठीक है। तो व्यापार होता था। तो यूरोपीय जो था, यूरोपीय तो इंग्लैंड का ही था। तो इंग्लैंड अगर दोनों के बीच कभी झगड़ा हो जाता था, जैसे अब कोई अभी कम कर रहा है, दोनों 50-50% ले रहे हैं, मतलब व्यापार कर रहे हैं, तो कभी न कभी तो झगड़ा हो जाएगा। अगर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था तो क्या होता था कि जो यूरोपीय देश के जज थे वही इसका मतलब संबोधन करते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस अधिनियम के तहत भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार होता था। अगर दोनों के बीच तनाव हो जाता था, तनाव मतलब अगर दोनों के बीच लड़ाई हो जाता था, तब यूरोपीय जज फैसला सुनाते थे। अच्छा, एक बात बताइए, यूरोपीय जब फैसला सुनाएगा तो यूरोपीय अपने पक्ष में फैसला लड़ेगा कि भारतीय पक्ष में? अब कौस की यूरोपीय और भारत में दोनों में लड़ाई होता है, यूरोपीय और भारत में, ठीक है। तो अगर यूरोपीय अगर जज इसका फैसला सुनाएगा तो यह अपने पक्ष में मतलब इसको अपने पक्ष में जिता देगा और भारत को क्या करेगा? हरा देगा। तो हर बार क्या होता था? भारत हार जाता था। क्या होता था? हर बार भारत हार जाता था। यह अधिनियम भी इंग्लैंड में ही अंग्रेज ही लगाए थे 1883 में, इल्बर्ट बिल अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। जैसे कॉन्सेप्ट समझिए कि एक मोहन है, ठीक है। एक क्या है? मोहन है। यह मोहन है और एक सोहन है। क्या है? सोहन। यह समझिए कि मोहन है और यह जो है वह सोहन है। इस दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है। झगड़ा हो गया, इसके भी पापा आए और इसके भी पापा आए। अब बताइए कि मोहन जो था वो भारत था, मोहन भारत था और सोहन जो था यूरोपीय था, ठीक है। तो मोहन के पापा जो थे, ये इनके पापा, वो कहेंगे कि इनका गलती था, ठीक है। सोहन के पापा कहेंगे कि मोहन का गलती था और मोहन का पापा बोलेंगे सोहन का गलती था। अगर मोहन के पापा को जज बना दिया जाए कि चलिए आप जो सुना दीजिएगा वही होगा, तो पापा इसका, मोहन के पापा किसका दोष देंगे? अपना बेटा को दोष नहीं देंगे, सोहने को दोष देंगे। तो इसी तरह यूरोपीय को जज बना दिया जाता था। तो यूरोपीय को जहीं जज बना दिया तो यूरोपीय अपना पक्ष में उसको जिता देता था। अब इस पर कह देता था नहीं इसका ही गलती है, ठीक है। तो भारत को ही दोषी समझ लेता था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर क्या किया अंग्रेज लोग 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। कब किया? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। पहले जो था, पहले बड़ा क्षेत्र बंगाल था, भारत का जो बड़ा क्षेत्र था वो बंगाल कर दिया। तो इंग्लैंड जो मतलब अंग्रेज लोग था वो समझा कि अगर 4 भाई एक साथ रह रहा है तो 4 भाई में तब तो ताकतवर रहेगा, ठीक है, ताकतवर रहेगा। अगर हम इस सब का अलग अलग एक एक भाई सब कर दें तो ये क्या हो जाएगा? मतलब टूट जाएगा सब। जखन जाएंगे एकरा लपड़ा देंगे, जखन जाएंगे एकरा लपड़ा देंगे, जखन चाहेंगे एकरा लपड़ा देंगे, मतलब कखनो जाएंगे तो किसी को भी लपड़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, जो चारों भाई को मतलब कि अलग अलग बांट दिया। तो इसी तरह यहाँ पर क्या किया, पहले भारत जो था वो बंगाल का बड़ा क्षेत्र था। भारत का बड़ा क्षेत्र कौन था? बंगाल था। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल को तो विभाजन किया और बंगाल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें पहला पूर्वी बंगाल, और जिसे बांग्लादेश अभी कहते हैं। पूर्वी बंगाल को क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। और दूसरा पश्चिमी बंगाल,
तो मतलब क्या किया कि जो भारत से पहले बंगाल को बांट दिया, ठीक है। कब बांटा? तो 1905 ईस्वी में बांटा, और भारत से बंगाल को भी बांट दिया और बंगाल को भी 2 भाग में बांट दिया। पहला बांट दिया, पहला पूर्वी बंगाल और दूसरा बांट दिया पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग राजनीतिक कारण को जो थे वह अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दूसरा आपका है आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक कारण। तो इसको चलिए अच्छे से समझते हैं, आर्थिक कारण क्या था। तो चलिए, लिखा हुआ है इस समय अंग्रेजों का बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था। तो पहले हम इसके बारे में आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, अंग्रेजों के पास जो था ना, वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था, ठीक है। मानिए कि अंग्रेजों का यह जो था, यह फैक्ट्री हुआ करता था, ठीक है। इसमें अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जो थे वह अपने आदमी, जैसे इनका जो अपना आदमी था, जैसे अंग्रेज का अपना आदमी अंग्रेजी होगा, और जो इसका अपना आदमी था उसको बैठाता था कुर्सी पर, ठीक है। उसको कहता था बउआ तुम कुर्सी पर बैठो और लेखा जोखा वाला काम करो, जैसे लिखने उखने वाला जो काम होता था वो अंग्रेज अपना मतलब कम करने वाला सबको दे देता था, ठीक है। बउआ तुम जो बोरा उठाएगा तो उसका गिनना कि क्या बोरा होता है, उसको लेखा जोखा वाला उसको कम देता था। क्यों? अंग्रेज देता था उसको लेखा जोखा वाला कम, ठीक है। और जो भारतीय होता था उसको कहता था तुम बउआ मजदूरी करो। क्या कहता था? मजदूरी करो। भारतीय को कहता था कि तुम जाओ बोरा उठाओ, वहां से बोरा उठा करके वहां रखो, यहाँ से जैसे बोरा उठाएगा तो यहाँ पर आके रखो। तो इसको जो था बहुत ही क्रूर टाइप के काम करवाता था, ठीक है, भारतीय को। अंग्रेज को जो आदमी थे उनको कहता था कि आप जाइए और लेखा जोखा वाला काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, उस समय अंग्रेजों का बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था, अंग्रेज, जिसमें वह अपने आदमी को आसान काम, लेखा जोखा वाला काम देते थे। बोले अभी जैसे बताए कि अंग्रेज जो थे वह अपने आदमी को लेखा जोखा वाला काम देते थे, कहते थे तुम लिखो, जिससे तुमको मतलब उसका तो लिखेगा तो एनर्जी उतना वेस्ट नहीं है होगा, तो उनको लेखा जोखा वाला आसान काम देते थे। और क्या करते थे कि भारतीय लोगों से मजदूरी करवाते थे। जैसे बताएं कि बोरा उठाना, मतलब जो काम होता था, मतलब मुश्किल वाला काम, वो सब भारतीय लोगों से करवाते थे, ठीक है। और तो और क्या करते थे कि भारतीय पुरुष को 12 से 14 घंटा, महिलाओं को 10 से 12 घंटा, और बच्चों को, इतना क्रूर थे कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, 8 से 10 घंटा काम करवाते थे, और सभी को समान वेतन देते थे। क्या करते थे? मतलब कि जो 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहा है उसको भी वेतन उतना ही देंगे, 10 रुपया है तो 10 रुपया उसको भी देंगे, और 10 से 12 जो करेगा उसको भी 10 रुपया, और 8 से 10 घंटा जो करेगा उसको भी 10 रुपया देते थे, ठीक है। जो ज़्यादा काम करता था उसको भी, और जो कम काम करता था उसको भी, और जो इस पर आवाज़ उठाता था उसे मारता था। क्या करता था? जैसे कोई कह दिया कि हम 14 घंटा काम करते हैं तो आप हमको 10 रुपया दीजिएगा, तो उसको क्या करता था? मारता था, ठीक है। चलिए, इतना दूर समझ गए आर्थिक कारण। उसके बाद क्या किया? कृषि वर्ग में, आर्थिक कारण में ही कृषि वर्ग आता है, ठीक है। तो जो अपना मतलब मजदूरी, जैसे जो किसान नहीं थे वो तो जाते थे मजदूरी करते थे, ठीक है। और जो किसान थे, किसान को क्या कर दिया? कृषि नीति के तहत कृषि नीति के तहत किसानों को लगन बांध दिया, मतलब अधिक लगन बांध दिया। कहा कि कोई किसान इस पर आवाज़ उठाता था, मतलब कृषि जैसे हम जैसे 1 बीघा खेती किए तो उसमें कहता था 50% मेरा होगा, 50% तुम्हारा होगा, ठीक है। 50% मेरा और 50% तुम्हारा होगा। तो कोई किसान इस पर आवाज़ उठाता था तो उसे क्या करता था? नगदी फसल जैसे नील, कपास, गन्ना जैसे फसलों को, ये सभी जो पहले था, अभी जैसे नगदी फसल क्या है, तो अभी नगदी फसल जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, तो उस समय नील, कपास, गन्ना ये सब जो था वो सब नगदी फसल था। नगदी फसल मतलब कि हम तुमको अभी तुरंत रुपया दिए, तुरंत हमको सामान दो, फिर तुरंत रुपया लो, तुरंत सामान दो, मतलब नगद काम होता था, ठीक है। तो जैसे फसलों को नगद दामों में जितना मन होता था उतना देता था। जैसे अभी कहता था कि हमको 1 बोरा प्याज दो, मतलब नहीं सॉरी, एक गन्ना हमको कपास दो, 1 बोरा कपास ले लिया, ठीक है। एक बोरा कपास ले लिया, इसका दाम अगर 50 रुपया है तो 50 रुपया इसको देना चाहिए, मतलब अंग्रेज को। ये कहता था जो हम तुमको 30 गो रुपया देंगे, 30 गो रुपया से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, और ज़्यादा बोलेगा तो ऊपर से मारबो करेंगे और सामानों लेकर चल जाएंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, इतना बोल देता था, ठीक है। तो क्या करता था कि
कृषि नीति के तहत किसानों को लगन बांध दिया। अगर कोई किसान इस पर आवाज़ उठाता था तो उसे नकदी फसल जैसे नील, कपास, गन्ना जैसे फसलों को नगद दाम में जितना मन होता था उतना रुपया देकर खरीद लेता था, और जो नहीं मानता था उसे मार पीट कर ले लेता था। यही बात मैंने आपको कहानी की तहत समझाया। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण को समझ गए होंगे। चलिए अब सामाजिक कारण को देखते हैं। तो सामाजिक कारण में क्या किया कि भेदभाव करने लगा। अब क्या किया, भेदभाव करने लगा। तो कहा कि सामाजिक कारण के तहत काले गोरे, क्या किया, काले गोरे, सॉरी एक मिनट, काले गोरे, क्या किया, काले गोरे में भेदभाव करना शुरू कर दिया। कहा कि सामाजिक कारण के तहत काले गोरे के बीच भेदभाव होता था। क्या होता था कि भारतीय लोगों से मजदूरी करवाता था, जैसे कि आपको अभी हम बताए थे कि भारतीय लोग जो थे उसे मजदूरी करवाता था, मतलब बोरा उठवाता था। ठीक है, तो वो लोग तो काला हो जाते थे। ठीक है, वो लोग काम करते करते काला हो जाते थे, और जो लेखा जोखा वाला काम करता था वो तो क्रीम पाउडर लगा एकदम से बैठ जाता था और काम करते रहता था। ठीक है, तो सामाजिक कारण के तहत काले गोरे के बीच भेदभाव होने लगा। काले गोरे के बीच भेदभाव होने लगा, और तो और ट्रेन में अंग्रेज के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। क्या कहता था कि ट्रेन में अंग्रेजों के साथ बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। जैसे अगर इस ट्रेन में अगर अंग्रेज बैठा हुआ है, तो इसमें कोई आदमी नहीं जाके बैठ सकता है। ठीक है, इस ट्रेन में अगर अंग्रेज बैठा हुआ है तो इसमें कोई आदमी जाकर, मतलब भारतीय लोग जो है वो इस ट्रेन में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अंग्रेज के साथ बैठने का अनुमति भी नहीं दी जाती थी। ठीक है, इतना दूर समझ गए होंगे। और अंग्रेजों के जो बड़े बड़े महल होते थे, ये आपको VVI मान लीजिएगा, क्योंकि यह पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि अंग्रेजों के जो बड़े बड़े महल होते थे उसको क्या कहते थे, तो उसको व्हाइट टाउन कहते थे, और भारतीय लोगों की झोपड़ी को ब्लैक टाउन कहते थे। क्या कहते थे, ब्लैक टाउन कहते थे। ठीक है, चलिए, और तो और क्या करता था, और तो और देखिए इतना क्रूर हो गया तो कि मतलब क्या बोले। अब जैसे हम आपको बताए थे कि भारतीय लोगों से मजदूरी करवाता था, और खुद जो अंग्रेज के लोग थे उनसे क्या करता था कि कहता था लेखा जोखा वाला काम करो। तो लेखा जोखा वाला काम वो लोग कैसे करता था, सो देखिए। और तो और क्या करता था कि नौकरी में भी भेदभाव करने लगा। अगर अंग्रेज को 60 नंबर आ गया तो उसको पास करवा देता था, अगर भारतीय लोगों को 80 नंबर लाना पड़ता था। क्या करता था कि भेदभाव करने लगा, अंग्रेजों को 60 नंबर में ही पास कर दिया जाता था, लेकिन भारतीय लोगों को 80 नंबर लाना पड़ता था। अंग्रेज अपने भाषा का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, क्या करवाता था, सो देखिए। मन तो करता है कि अंग्रेज कभी इतना जूता मारे ना, कि क्या बोले, इतना जूता मारे। अगर हम लोग रहते तो जूता खोल के मारते उसको, समझ गए। क्या करवाता था, सो देखिए। वो कहता था कि जो अंग्रेज जो हैं वो 60 नंबर लाइए आप लोग पास, तब ना उन्हें लेखा जोखा वाला काम करवाता था। जो 60 नंबर लाया वो लेखा जोखा काम करो, पास हो गया। अब भारतीय लोग 80 नंबर लाना पड़ता था। 80 नंबर से अगर 79 आ गया ना तो कहता था कि नहीं तुम नहीं काम करेगा, तुम जाओ फिर मजदूरी बोरा उठाओ। क्या कहता था, बोरा उठाओ। इसको 60 नंबर, इसको 70 नंबर आता था तैयो नहीं पास करवाता था, जबकि ये लोग क्या करता था, मजदूरी करके तब पढ़ता था। ठीक है, मजदूरी करके तब पढ़ने जाता था, फिर भी इसको नहीं देता था कम करने के लिए। ठीक है, तो अंग्रेज अपने भाषा को, जो अपना जो उसका भाषा था अंग्रेजी, उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करने लगा। ठीक है, चलिए, अब आया धार्मिक कारण। क्या आया, धार्मिक कारण। अब आपका तीसरा है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच विरोध करने लगा। मतलब कि कह रहा था कि जो हिंदू जो है, अच्छा एक बात बताइए, अगर दूगो भाई एक साथ रह रहा है, जैसे एगो ई भाई है, ठीक है, एगो ई भाई है, ये दोनों भाई एक साथ रह रहा है, ठीक है, तो एकदम ताकतवर हो जाएगा। दोनों भाई में से अगर कोई एगो आदमी आया एक रात लड़ने के लिए, तो कहेगा भाग, तो ई साला भाग जाएगा। क्या कहेगा, भाग जाएगा। अगर दूगो आदमी आ गया, तीन आदमी आ गया, तो ये तीन गो ग्रुप में रहते, ये अगर दूगो ग्रुप में है तो ताकतवर है। तो अंग्रेज क्या समझा, अरे भाई दूगो है मतलब ताकतवर है, एकरा पहले हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, क्या किया, प्रयास किया। तो क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच विरोध करने लगा, और दोनों को अलग कर दिया, मतलब दोनों को अलग भी कर दिया। तो क्या किया, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को भंग कर दिया गया। कब किया गया था, तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को
भंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए यही तक हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आगे है प्रथम विश्व युद्ध। अब आप लोगों का युद्ध स्टार्ट हुआ है। क्या युद्ध स्टार्ट हो रहा है? तो प्रथम विश्व युद्ध अब आपका स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी, इस तिथि को आप लोग याद रखिएगा। 28 जुलाई 1914 ईस्वी में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देश? आपको प्रश्न पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। और इस युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध माना गया। जैसे छोटका मोटका तो युद्ध हमेशा होते न रहता था, तो ये जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, ये सभी छोटका मोटका युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध बन गया। ठीक है, और इसमें 37 देश जो था वो भाग लिया था। तो 37 देशों को 2 देशों में बांट दिया गया। एक था मित्र देश और एक था धुरी देश। कौन था? एक था आपका मित्र देश। कौन था? एक था आपका मित्र देश और एक था आपका धुरी देश। ठीक है, सॉरी धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो देखिए मित्र राष्ट्र में अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, जापान था, इटली था। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हंगरी था। और इसमें आपको बता दें कि अमेरिका जो था, अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। मतलब पहले जो था अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, बाद में शामिल हुआ था। उसका कारण भी अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका क्यों नहीं शामिल होना चाहता था और बाद में शामिल क्यों हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जान गए कि मित्र देश कौन कौन थे। तो मित्र देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इटली थे। और धुरी देश राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी थे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। यहाँ से आपका कहानी एक तरह से स्टार्ट होता है, जैसे आपकी हिंदी किताब में लिखा रहता है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, वैसा ही है यहाँ पर। तो यहाँ से पढ़ते हैं और समझाते हैं। तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल था। कौन था? अब देखिए भाई, यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इंग्लैंड जो भारत एक मिनट रुक जाइएगा। भारत जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब कि अपने से छोटे देशों पर राष्ट्र मतलब कब्जा करना। ठीक है, तो भारत जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड बोला अरे साला हम लड़ेंगे तो तुम क्यों नहीं लड़ेगा? हम अगर इंग्लैंड लड़ रहा है, इंग्लैंड लड़ रहा है। ठीक है, इंग्लैंड लड़ रहा था, तो बोला कि अगर हम लड़ेंगे तो तुम भी लड़ो। ठीक है, तो भारत को बोला कि चलो तुम लड़ो, लेकिन तुमको हम एगो चीज देते हैं। अगर तुम लड़ा मेरे साथ तो तुमको हम आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। साला ये तो एकदम खोपर था कि कुछ बोल देता था, और तब तो मतलब कि ऐसे बोला कि लगा कि सही में बोल रहा है। तो अंग्रेज बोला कि चलो तुम अगर, अंग्रेज बोला भारतीय लोगों से कि अगर तुम इस विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हो तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। तो बोला ठीक है, अरे भाई ठीक है। तो महात्मा गांधी सबसे इसमें आगे हो गए और बोले कि ठीक है, अगर तुम हमको आज़ाद कर देते हो तो हम तुमको सैनिक देंगे, तो लेकिन ये वादा को तोड़ना मत, नहीं तो हम विस्फोट कर देंगे। क्या कर देंगे? विस्फोट कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल था। कौन था? इंग्लैंड जो था वो आपका अंग्रेजी शासक शामिल था। ठीक है, तो इंग्लैंड ने भारत से कहा कि तुम मेरा उपनिवेश है। अभी जैसे बता रहे थे आपको, वैसे वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बोला कि तुम मेरा उपनिवेश है, तुम्हें हमारे पक्ष में आकर युद्ध लड़ना होगा, इसके बदले में हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। क्या बोला? कि इसके बदले में तुमको हम आज़ाद कर देंगे। मतलब हम अभी तुम मेरा उपनिवेश है, इसके बदला तुम आज़ाद हो जाएगा, तुमको जहाँ जाना होगा वहाँ जाना। ठीक है, तो बोला कि तुम्हें हमारे पक्ष में आकर युद्ध लड़ना होगा, इसके बदले तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे। और इस बात को सुनकर महात्मा गांधी बोले चलो ठीक है। क्या बोले? चलो ठीक है। और भारत से बहुत सारे सैनिक भेज दिए। कहाँ भेज दिए? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारत से बहुत सारे सैनिक को भेज दिए। अंग्रेज सोचा कि अरे भारत तो बहुत जल्दी मान गया। मतलब अंग्रेज सोचने लगा, अंग्रेज को सोचने पर मजबूर कर दिए कि अरे भारत तो बहुत जल्दी ही मान गया। क्या कहा? कि भारत तो बहुत जल्दी मान गया। और मनवाने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी थे। कौन थे? क्योंकि पहले महात्मा गांधी भी बोले थे कि चलो ठीक है, हम तुमको सैनिक देते हैं, लेकिन तुम हमको देश आज़ाद कर देना। ठीक है, तो मनवाने वाले महान पुरुष कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो अंग्रेज ने सोचा कि महात्मा गांधी को सम्मानित कर दिए जाए
तब अंग्रेज ने क्या किया कि महात्मा गांधी को केसरी पी हिंद, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट VVI है, केसरी पी हिंद के उपाधि से सम्मानित किया। क्या किया? केसरी पी उपाधि से सम्मानित किया। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी, पहले रविंद्रनाथ टैगोर भी बड़े नेता थे, तो उनको भी नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। किससे? तो उनको भी नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। और इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो मतलब अंग्रेज जो था वो महात्मा गांधी को केसरी पी हिंद के उपाधि से सम्मानित किया था और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग लिखिए लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब गांधी जी पर बात आया तो थोड़ा गांधी जी के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो गांधी जी के साथ भी बहुत सारा घटना घटा, तो देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, वह राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता जो थे वह, उनका नाम करमचंद गांधी था और वह राजकोट के जो थे वह दीवान थे। ठीक है, वह महात्मा गांधी को वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिए। मतलब करमचंद गांधी थे, वो अपने बेटे महात्मा गांधी से बोले कि तुम जाओ वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड। महात्मा गांधी जो थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में जाकर के वकालत की पढ़ाई किए थे, समझ गए। तो वो क्या किए, हुआ महात्मा गांधी को वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर फिर इंग्लैंड में जब उनका पढ़ाई शायद खत्म हो गया होगा, तो महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका चले आए। कहाँ चले आए? याद रखिएगा, सब पॉइंट को, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इतना अच्छा से नहीं समझाएगा कोई, कहानी की तरह समझा रहे हैं कि महात्मा गांधी इंग्लैंड से फिर कहाँ चला है? दक्षिण अफ्रीका चले आए। ठीक है, वहाँ पर उनके साथ एक घटना घट गया। क्या हुआ कि इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका आ गए थे, तो उनके साथ एक घटना घट गया था। तो अंग्रेज जो थे वो काले घोड़े में मतभेद करते थे। ठीक है, और महात्मा गांधी पहले से काले थे। ठीक है, वो भारतीय थे। तो महात्मा गांधी गए और ट्रेन में अंग्रेज के AC बोगी में, जहाँ पर AC लगा था, उस बोगी में जाकर बैठ गए। ठीक है, अंग्रेज की AC बोगी में जाकर के बैठ गए और उधर से 4 गो अंग्रेज आया, बोला कि हेलो, वेयर फ्रॉम यू, मतलब पूछा कि जो है सर आप, मतलब कि इंग्लिश में कुछ कुछ आई फाई तो मतलब कुछ कुछ बोल दिया, वो समझिए नहीं रहे थे कि क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो उनको क्या किया, बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो उधर से 4 गो अंग्रेज आया, उनको 4 गो मतलब 2 गो हाथ और 2 गो पैर पकड़ कर अंग्रेज क्या किया, गाड़ी से बिग दिया, गाड़ी से मतलब ट्रेन से बाहर उतार दिया। बहुत बड़ा बात हो गया कि मतलब कि महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर बिग दिया। ठीक है, तो वहीं पर वो क्या किए थे, सत्याग्रह कर दिए थे। क्या किए थे? सत्याग्रह कर दिए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि वहीं पर इन्होंने सत्याग्रह कर दिया। क्या किया? सत्याग्रह कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, सत्याग्रह। ठीक है, वहीं पर इन्होंने सत्याग्रह कर दिया था। तो चलिए फिर ऊपर से पढ़ के आपको सुनाते हैं कि जो बात बोले वही सब है कि नहीं है। तो महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी वह राजकोट के दीवान थे। वह महात्मा गांधी को वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिए। महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब गए, वहाँ पर उन्होंने उनके साथ एक घटना घट गया था। अंग्रेज काले घोड़े के में मतभेद मतलब भेदभाव करते थे। महात्मा गांधी गए और ट्रेन में अंग्रेजों के AC बोगी में जाके बैठ गए थे। ठीक है, गए हैं, आराम से बैठ गए, उनको क्या पता था ये सब के बारे में। ठीक है, वो तो वकालत की पढ़ाई करके आए थे, तो गए, बैठ गए। फिर 4 अंग्रेज उन्हें पकड़कर ट्रेन से बाहर बिग दिया। ठीक है, तो 4 अंग्रेज आया और ट्रेन से उनको पकड़ के बाहर बिग दिया। और इसी समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर दी। मतलब सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पर चलने वाले थे महात्मा गांधी। तो वहाँ पर वो लोग मतलब जो महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह कर दिए। ठीक है, अब सत्याग्रह कर दिए, तब क्या हुआ, सत्याग्रह कर दी। ठीक है, सत्याग्रह कर दी। महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया, मतलब अब अरे भाई अब तुम जाएगा कहीं पर बैठने के लिए, मतलब कतबो तोरा दुश्मने है, अब दुश्मने तोरा उठा के बिग देगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया, बोले कि अब अंग्रेज से लड़ना होगा। क्या बोले? अब अंग्रेज से लड़ना होगा। फिर वह दक्षिण अफ्रीका 1915 ईस्वी में भारत आ गए। मतलब पहले इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आए और दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वो भारत आ गए। पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। ठीक है, तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1914 से विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर वह भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए।
क्या हुआ कि महात्मा गांधी जब आए भारत तो वो भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1.3 करोड़ लेकिन 9 करोड़ आदमी मरे थे। मतलब पूरे विश्व में जितना मतलब लड़ाई हुआ उसमें प्रथम विश्व युद्ध में, अब सरकारी रिपोर्ट जो होता है वो मतलब कम करके दिखाएगा तो 1.3 करोड़ दिखाया। ठीक है, लेकिन पूरा विश्व में 9 करोड़ आदमी मरे थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में याद रखिएगा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1.3 करोड़ लेकिन 9 करोड़ आदमी मरे थे। ठीक है, इस समय 1918 ईस्वी में स्पेनिश, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी आई है, स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी फैल गई थी। इस घटना में 1.7 करोड़ से 10 करोड़ आदमी की मौत हो गया था। मतलब कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मतलब 1-2 साल पहले कोरोना बीमारी आया था, उसी तरह वहाँ पर इतना न बमबारी होने लगा ना, मतलब कि अब विश्व युद्ध हुआ है, मतलब पूरे विश्व में युद्ध हो गया। तो युद्ध जब हो गया तो एक बीमारी आ गया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। क्या था? स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू बीमारी आ गया। ठीक है, तो अब बोले तो उसमें स्पेनिश जब फ्लू बीमारी आ गया तो उसमें क्या हुआ, स्पेनिश फ्लू जब बीमारी आ गया तो उसमें 1.7 करोड़ आदमी की मृत्यु हो गई। मतलब 1.7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ आदमी की मौत हो गई। ठीक है, चलिए इतना आदमी का मौत हो गया किससे? इससे, और प्रथम विश्व युद्ध से 9 करोड़ तक आदमी की मौत हुई, लेकिन सरकारी रिपोर्ट बताया कितना? 1.3। और बीमारी वाला में जो था, ये जो बीमारी था स्पेनिश फ्लू, इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बताया 1.7 करोड़। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 1918 ईस्वी में स्पेनिश फ्लू नामक एक बीमारी फैल गई थी जिसके घटना से 1.7 करोड़ से 10 करोड़ आदमी की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे जानेंगे कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। जब भारत भी अपना सैनिक को भेजा था तो वो भी जानना चाहता है ना कि हम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ था कि लगभग 8 लाख सैनिक भारत से लड़ने गए थे। कितना गए थे? 8 लाख सैनिक भारत से लड़ने गए थे। अब भेजा था कौन? तो महात्मा गांधी जी, महान नेता भेजे थे। ठीक है, तो लगभग 8 लाख सैनिक भारत से लड़ने गए थे, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी रिपोर्ट हमेशा क्या बताता है? कम बताता है। ठीक है, कम बताता है। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 74,746 सैनिक मारे गए, लेकिन मरने की संख्या कितना होगा? 1 लाख से भी ऊपर होगा, मतलब लाखों लाख में मर गए होंगे आदमी। लेकिन सरकारी रिपोर्ट जब बताता है तो कम करके बताता है, वो बताया 74,746 सैनिक मारे गए। ठीक है, और 65,000 सैनिक जो हो वो घायल हो गए थे। कितना हो गए थे? 65,000 सैनिक जो थे वह घायल हो गए थे। ठीक है, अब चलिए, अब इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण कितने बच्चे के मन में आ रहा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ सर क्यों हुआ, ये भी तो पता चलना होगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। कोई मर गया होगा तब हुआ, कि मतलब किसी के बीच में तनाव आ गया होगा तब हुआ। तो क्या हुआ था कि 28 जून 1914 ईस्वी, कब? 28 जून 1914 को एक घटना घट गया था जिसमें फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार था, फर्डिनेंड कौन था? ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार था, इसकी हत्या कर दी गई। इसकी क्या हुई? हत्या कर दी गई, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ था कि जिसमें फर्डिनेंड जो था वो ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार था। ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार मतलब बहुत बड़ा आदमी होगा, तो उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना दूर तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अब समझेंगे, अब क्या समझेंगे कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कैसे शामिल हुआ था। क्या समझेगी? ये भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए थे कि अमेरिका जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में पहले शामिल नहीं हुआ था, उसके बाद वो भी अमेरिका जो भी था वो भी शामिल हो गया था। लेकिन कैसे हुआ, क्यों, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, इसको कोई उसका उकसाया होगा तब तो ये शामिल हो गया था। तो क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होना चाहता था। क्या होता था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका बोला कि नहीं तुम लोग लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, हम मतलब बोला कि हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि इंग्लैंड का एक जहाज, यहाँ पर गौर करिएगा आप लोग,
इंग्लैंड का एक जहाज जो था वो जर्मनी की तरफ जा रहा था। मतलब एगो इंग्लैंड से, यहाँ पर इंग्लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर जर्मनी है, तो इंग्लैंड का एक जहाज जो था वह जर्मनी की ओर जा रहा है, ठीक है। यह एक जहाज है और जर्मनी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा कि जर्मनी की तरफ जा रहा था। जर्मनी को लगा कि इंग्लैंड हम पर आक्रमण कर रहा है। इसको लगा कि मतलब ये जो है कौन है, जो इंग्लैंड है, सॉरी, हाँ, इंग्लैंड जो है वह जर्मनी पर आक्रमण कर रहा है। मतलब जर्मनी वाले को लगा कि यह जो है यह नाव भेज करके हम पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है। तो ये कुछ नहीं देखा और डायरेक्ट बोला कि इस पर बम बिक दो। क्या बोला कि बम बिक दो। अब इसका सैनिक क्या किया, कि यहाँ से बम उठाया, डायरेक्ट बिक दिया कहाँ, नाव पर। नाव पर जहीं बम बिका तो ये नाव हो गया ब्लास्ट। जहीं ब्लास्ट अब हो गया तो अब क्या होता कि अब समझेंगे, शुरू से फिर देखिए, जितना बता रहे हैं उतना समझिए, ठीक है। तो जहाज में कुल आदमी कितना था, तो कुल आदमी जहाज में कितना बैठा हुआ था, तो 1153 आदमी जहाज में बैठा हुआ था, ठीक है। 1153 आदमी में से 128 आदमी जो था वो अमेरिका का था। अब भैया अमेरिका तो लड़ने नहीं आया था, लेकिन उसका आदमी मरा कैसे। अब अमेरिका को गुस्सा आया, कहा कि जब हम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गए तो 128 आदमी हमारे कैसे मर गया बताइए। अब बोला कि अब हमू गोसा गए, अब हमू गोसा पागल हो जाएंगे। तो अब ये बोला कि अब हमू जाएंगे लड़ने के लिए, अब हमू जाएंगे विश्व युद्ध में उतरेंगे और लड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था और लड़ा था। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे तो समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि इंग्लैंड का एक जहाज जर्मनी की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो जर्मनी को लोगों को क्या लगा, इंग्लैंड हम पर आक्रमण करने आ रहा है। जर्मनी के लोगों को क्या लगा कि इंग्लैंड हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जर्मनी कुछ नहीं देखा और बोला जाओ जहाज को उड़ा दो। जैसे कि अभी हम आपको फिगर मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाए ना कि कैसे बम उसे उड़ा दिया, ठीक है। तो जर्मनी कुछ नहीं देखा और बोला जाओ जहाज को, अपने सैनिकों से बोला, जर्मनी की जो राजा होंगे वो बोले कि जाओ और जहाज को उड़ा दो, ठीक है। क्या बोले, जाओ जहाज को उड़ा दो, ठीक है। तो जहाज को बम से उड़ा दिया गया। क्या किया, जहाज को बम से उड़ा दिया। अब क्या हुआ कि उसमें जितना मतलब सब मिला के आदमी कितना था, 1153 आदमी था, व्यक्ति थे, बैठे हुए थे जहाज में, ठीक है। उसमें से 128 आदमी जो था वो अमेरिका का था। अब बाबू क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, समझ सकते हैं कि 128 आदमी जब अमेरिका का था, ठीक है। अब अमेरिका बोला अरे हम तो इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। क्या बोला, अरे हम तो इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, फिर भी हमारे 128 आदमी को मार दिया गया। क्या किया, मार दिया गया। तो ये तो मतलब अमेरिका का एक तरह से गलती नहीं था, यह गलती था किसका, तो जर्मनी का गलती था। किसका था, जर्मनी का गलती था, क्योंकि उसको पहले देख लेना चाहिए था क्योंकि वो आक्रमण करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो डायरेक्ट बोला कि जो इंग्लैंड हम पर आक्रमण करेगा जाओ बम बिक दो, ठीक है। तो बोला कि बम बिक दो, तो अमेरिका का इसमें गलती नहीं था। तो उसका भी 128 आदमी अमेरिका का फालतू में मर गया। तो अमेरिका को जो मर गया तब क्या हुआ, अमेरिका को गुस्सा आ गया। अमेरिका गुस्सा हो गया और बोला अब हम भी विश्व युद्ध लड़ेंगे। क्या बोला कि हम भी प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेंगे और लड़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना दूर उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो हमें छोटा भैया या फिर बड़ा भैया मान करके एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए छोटा भैया समझकर एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, आगे है इंग्लैंड का किया हुआ वादा। देखिए अब क्या समझेंगे, सो समझिए, मतलब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, समझ गए। देखिए इंग्लैंड जो था वो वादा किया था किससे, वो भारत से वादा किया था, अरे तुम मेरा अगर साथ देगा तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड बउआ था ही, उसको क्या बोले, उसको हम बोलना चाहते हैं लेकिन अभी क्लास चल रहा है तो नहीं बोल सकते हैं। तो इंग्लैंड जो था क्या किया, उससे वादा किया हुआ था कि अरे तुम अगर हमको मतलब विश्व युद्ध में जिता देगा तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। मतलब विश्व युद्ध में तुमको सिर्फ शामिल होना है, जीते हारे उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। तो बोला कि अगर तुम हमको विश्व युद्ध में मतलब शामिल होगा तो हम तुमको जिता देंगे, मतलब हम तुमको आज़ाद कर देंगे, भारतीय लोगों को बोला। अब क्या हुआ कि ऐसे तो इंग्लैंड हार गया था। क्या हुआ था, इंग्लैंड हार गया था, इंग्लैंड जो था वह हार गया था, ठीक है। इंग्लैंड हार गया, लेकिन अब समझते हैं यहाँ से, इंग्लैंड तो इस विश्व युद्ध में हार गया,
क्या हुआ, इंग्लैंड तो इस विश्व युद्ध में हार गया, लेकिन अपना वादा से मुकर गया, अपना जो वो वादा किया था उससे वो मुकर गया। तो अब फिर भारतीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, अरे साला तो हमको जब बोला था कि तुम मेरा साथ देगा, और तो अगर हम साथ दे रहे हैं, उसके बाद तुम मतलब जो वादा किया कि हम तुमको आज़ाद कर देंगे, तो तुम हमको आज़ाद क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वो अपना वादा से मुकर गया। वो तो हम हरामी खोर था, मतलब इंग्लैंड वाला जो था हरामी खोर था, सफाई हरामी खोर था, क्योंकि वो पहले जब अच्छा आप किसी से वादा करिएगा कि हम आपको कल 10 रुपया पक्का दे देंगे, मतलब पक्का मतलब क्या होता है भाई, पक्का मतलब क्या होता है, पक्का दे देंगे मतलब कल आपको दे ही देंगे, ठीक है, दे ही देंगे। और भाई आप कल नहीं दीजिएगा तो उसका दिल टूटेगा कि नहीं, अरे भाई तुम हमको बोल दिया कि हम कल 10 रुपया देंगे, कल हम 10 रुपया देंगे। और पहले के ज़माना में 10 रुपया में चावल आ जाता था, ठीक है, तो चावल आ जाता था, तो हम जो है कल चावल लाने के लिए जाएंगे, तो तुम हमको कल चावल लाने के लिए कल 10 रुपया तुम हमको दे देना। अब जो ये बच्चा जो था, ये जो बोला कि हाँ ठीक है हम तुमको कल दे देंगे, कल बोलेगा कि नहीं हम नहीं देंगे, कल क्या बोलेगा, हम नहीं कल नहीं देंगे, परसों देंगे। अब भाई ये जो आदमी था चावल लेने, मतलब चावल जो लाने जाएगा, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि अरे भाई मेरे घर में खाना खाने के लिए चावल नहीं है, और तुम मेरा 10 रुपया लिया हुआ है, और तुमसे जब हम मांगने के लिए गए तो तुम क्या बोला कि हम कल दे देंगे, कल जब हम आए तो कल तुम क्या बोला कि नहीं कल नहीं हम देंगे, परसों देंगे। तो अब इसमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह क्या किया था कि इंग्लैंड भारत से कह दिया कि अगर तुम मेरे विश्व युद्ध में शामिल होते हो, तो विश्व युद्ध में अगर तुम शामिल हो जाएगा तो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वह अपने वादा से मुकर गया। तो अब फिर भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर भारतीय लोगों ने बड़ा आंदोलन करना शुरू कर दिया। क्या किया कि बड़ा आंदोलन करना शुरू कर दिया। तब अंग्रेज सोचा कि अगर भारतीय लोग आंदोलन करेंगे तो मामला जो है वह गड़बड़ हो जाएगा, अगर भारतीय लोग आंदोलन करने लगे थे तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। और अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा डरते थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी जिस आंदोलन को कर देते थे उससे बहुत ज़्यादा डरता था। तो अब अंग्रेज के साथ तो सब कुछ था, अंग्रेज जो चाहता था, जो कानून को अपनाना चाहता था वो कानून को तुरंत अपना देता था। वो क्या किया कि भारतीय लोग ने बड़ा आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तब अंग्रेज क्या सोचा, भारतीय लोग आंदोलन करेंगे तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। क्या होगा, मामला गड़बड़ आ जाएगा। तो वहाँ अंग्रेज का एक हेड होता था, ठीक है, मतलब पहले दूसरा था, दूसरा फिर आया अंग्रेज का हेड। तो उसका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसको याद रखिएगा। अंग्रेज का हेड लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। इन्होंने सोचा कि भारतीय को शांत करवाना होगा। क्या सोचा कि भारतीय को शांत करवाना होगा। लॉर्ड चैम्पसन इन्होंने सोचा कि भारतीय को शांत करवाना होगा। तो वह एक जज के पास गए। तो जज भी था जो अंग्रेज का ही था, ठीक है। तो वह एक जज के पास गए। उस जज का नाम था सिडनी रॉलेट। क्या था, सिडनी रॉलेट उस जज का नाम था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम हाईलाइट किए। तो इसका नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने बोला कि तुम एक ऐसा कानून बनाओ। क्या बोला कि तुम एक ऐसा कानून बनाओ कि यह लोग शांत हो जाए। फिर वह जज एक कानून बनाया। मतलब जब उसका मेन आदमी हेड जो था वो जज को बोला कि तुम एक कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि भारतीय लोग जो हैं वह शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन भाई भारतीय लोग शांत होने वाले हैं। तुम गोली से कितना भी धून दो, लेकिन भारतीय लोग शांत नहीं होंगे। इसीलिए तो खुदीराम बोस सर क्या थे, मतलब बचपने में 12 साल 13 साल में क्या किए थे, फांसी पर चढ़ने के लिए उतर गए थे कि अरे भाई जब इतना हम कष्ट काट रहे हैं तो फांसी पर चढ़ के क्यों नहीं देश के लिए आज़ादी कर दें, ठीक है। इसलिए चढ़ रहे थे फांसी पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो जज को बोले कि तुम एक ऐसा कानून बनाओ जिससे भारतीय लोग शांत हो जाए, ठीक है। तो इस अधिनियम तो क्या हुआ कि ये जो तो सिडनी रॉलेट जज जो थे उन्होंने एक कानून बनाया। फिर वह जज एक कानून बनाया जिसका नाम रख दिया रॉलेट एक्ट। क्या रख दिया, इसको याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट का कानून, ठीक है। रॉलेट एक्ट कानून बनाया। इस अधिनियम मतलब इस रॉलेट एक्ट अधिनियम में लिखा हुआ था कि कोई एक जगह पर जमा नहीं हो सकता है। अब इसलिए क्यों लिखा ये, इसलिए लिखा क्योंकि आदमी जो था आंदोलन करने के लिए अगर आएगा तो आंदोलन करने के लिए एक साथ जुट होगा। मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इतना मुंडी है, तो ये सभी मुंडी एक साथ जुट होंगे तब आंदोलन होगा। आप लोग कहाँ किसी सभा में जाएंगे तो इतना आदमी कम से कम आएगा,
मतलब ये सभी आदमी है, ठीक है। तो इतना आदमी एक साथ जब बैठते थे तब आंदोलन होता था। तो इस रॉलेट एक्ट में लिखा गया, क्या लिखा गया कि इस अधिनियम में लिखा था कोई एक जगह पर जमा नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखा था कि कोई एक जगह पर जमा नहीं होगा, अगर पकड़ा गया तो उसे ना अपील, ना दलील, ना वकील मिलेगा, ठीक है। ना अपील होगा, ना दलील होगा, ना वकील मिलेगा, ठीक है। और उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कहा कि जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि भारत के कुछ महान नेता भी थे, भारत में कुछ बड़े क्रांतिकारी नेता भी थे, ठीक है। तो भारतीय को उकसाते थे, मतलब जो भारतीय को जो थे वो उकसाते थे, मतलब उकसाना मतलब क्या हुआ, भारतीय को उकसाते थे, मतलब क्या हुआ कि भारतीय को सलाह देते थे कि बाबू तुम डर कर कितना दिन जियोगे, उस पर आंदोलन करो, ये आंदोलन करो, वो आंदोलन करो। मतलब भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन करो, वो आंदोलन करो। मतलब ये बड़े जो क्रांतिकारी थे वो इनको मतलब उकसाते थे भारतीय लोगों को, ठीक है। मतलब अच्छी अच्छी बात बताते थे। अंग्रेजों ने सोचा, क्या अंग्रेजों सोचा कि अंग्रेजों सोचा कि इस नेता को ही जेल में क्यों नहीं डाल दें। अरे भाई, ये जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे ना, सोचा अंग्रेज, मतलब कि अंग्रेज के समझिए कि जो मन होता था वो कर देता था, जकरा मन हुआ उसको ठोक देता था, जिसको मन हुआ उसको जेल में बंद कर दिया, लेकिन मौका खोजता था। क्या खोजता था? मौका, ठीक है, मौका खोजता था। तो इस नेता को ही सोचा कि इस नेता को ही जेल में बंद कर देते हैं, जिससे यह किसी को ना उकसाए, ठीक है। अब भाई नेता जो जितना मतलब नेता थे क्रांतिकारी नेता, उसको अगर जेल में बंद कर देगा तो फिर भारतीय लोगों को कौन उकसाने वाला होगा? नहीं उकसाएगा। तो जिससे यह किसी को नहीं उकसाए, तो क्या किया अंग्रेज ने 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या किया? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक, किनको? दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, किनको? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया। क्या किया? इन दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया। अरे भाई, अब ये दोनों कुछ किए भी नहीं थे, इनको जेल में डाल दिया। क्या किया? जेल में डाल दिया। कब डाला था? तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन दो बड़े नेताओं को, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया। अरे भाई, दोनों सोचने लगा कि हमें तो भाई कुछ करबो नहीं किया, जेल में कैसे डाल दिया, ठीक है। तो अब जो था, भारत के लोग बहुत गुस्सा हो गए, मतलब बहुत आर पार की लड़ाई अब चाहते थे कि लड़ना, ठीक है। तो जेल में डाल दिया। तो भारतीय इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि अब या तो आर, क्या बोले कि या तो आर नहीं तो पार, क्या बोले? या तो आर नहीं तो पार, कि बोले अब या तो आर, बोले क्या बोले? एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ चलिए, बोले कि या तो आर नहीं तो पार, क्या बोले या तो आर नहीं तो पार होगा। अब क्या होगा? या तो आर होगा नहीं तो पार होगा। तो लोगों ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सोचा। क्या सोचा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सोचा कि ये जो दोनों नेता गए हैं, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, कौन? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों नेताओं को भी निकालना है। और ये जो रॉलेट एक्ट कानून बनाया है, जिसके तहत हम लोग जानते हैं कि एक जगह पर हम लोग कहीं पर बैठ करके मतलब सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ था कि इस कानून के तहत आप लोग सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों कानून को बंद करना चाहते थे। मतलब पहला था कि इनका पहला टारगेट था कि इन दोनों नेताओं को जेल से निकालना था, और दूसरा था रॉलेट एक्ट कानून को बंद करना होगा, ठीक है। तो लोगों ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर, कहाँ पर? ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभी को जुटाकर शांतिपूर्ण, क्या किया? अब यहाँ से आप लोग समझिए, आप लोग जलियांवाला बाग का नाम तो सुने होंगे ना। तो चलिए इसको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे, जलियांवाला बाग क्या था, कहाँ था, नहीं था, उसमें क्या था, नहीं हुआ था, तो सब समझेंगे, ठीक है। तो क्या किया कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभी को जुटाकर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। मतलब वो जो सभा जो था वो शांतिपूर्ण सभा था, ठीक है।
मतलब उसमें कोई मतलब मारपीट उसमें नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। कौन किए थे? तो वो जो मतलब आदमी जो थे वो सभी मतलब एकजुट होकर के शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किए, ठीक है। तो इस सभा में बूढ़े, जवान, बच्चे, औरत सभी थे, मतलब सभी अपना योगदान देना चाहते थे कि क्या पहले तो कह दिए थे कि या तो आर नहीं तो पार, मतलब या तो मरेंगे मतलब देश के लिए, या तो मर जाएंगे नहीं तो मार देंगे, यही या तो मारेंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो इस सभा में बूढ़े, जवान, बच्चे, औरत सभी थे। लगभग इस सभा में 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। कितना हुए थे? 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे, ठीक है। सभा जो था वह शांतिपूर्ण चल रहा था, ठीक है। सभा जो था वह शांतिपूर्ण चल रहा था। एक भारतीय मतलब अच्छा एगो बात जानते हैं, दलाल का नाम सुने हैं? दलाल का नाम, एगो भारतीय उसी में से क्या था? दलाल था। मतलब दलाली मतलब समझ गए होंगे ना कि दलाल दलाल था, ठीक है। एगो भारतीय में से अब भाई उतना आदमी में सब तो सुधरले आदमी नहीं होगा, तो एगो दलाल था। वो दलाल था तो अंग्रेज जो था उस आदमी को कहा, अंग्रेज उस आदमी को कहा कि तू जो वहाँ पर होगा ना सब तुम हमको बताना। तो ये जो शांतिपूर्ण मतलब सभा का आयोजन जो हुआ था पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, तो ये जो आदमी था वो जाकर के बता दिया अंग्रेज को। किसको बता दिया? ये दलाल जो था अंग्रेज को। अंग्रेज इसको कुछ दिया होगा, रुपया पैसा सोना कुछ मतलब उसको दिया होगा तब तो बताया। तो ये गया दलाल और इसको बता दिया। अब बता दिया किसको? बता दिया जनरल ओ डायर को। किसको? जनरल ओ डायर को। ये बहुत खतरनाक आदमी था भाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। ये शांतिपूर्ण सभा चल रहा था कि कोई एक भारतीय ने, मतलब कोई भारतीय था, अंग्रेज नहीं था, कोई एक भारतीय ने ही अंग्रेज के जनरल ओ डायर को जानकारी दे दी। मतलब उसको कह दिया अंग्रेज के जनरल ओ डायर की कि सब जो हैं वो एक जगह सभा बनाए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? एक जगह, मतलब कि कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का निर्माण किए हैं, जहाँ पर वो सभी लोग बैठे हुए हैं। और देखिए सभा का मतलब जलियांवाला बाग जो था वो कैसा था, आप लोग को फिगर बना के बताते हैं। देखिए एक ऐसा चारों बगल से दीवार घेरा हुआ था, ठीक है। चारों बगल से क्या था? दीवार घिरा हुआ था, ठीक है। और बीच में एक पतला रास्ता था, ठीक है, एकदम पतला, जिसमें से एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, ठीक है। एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो था वो पतला रास्ता था। कौन था? तो ये जो था वो पतला रास्ता था, ठीक है। तो यहाँ पर से आदमी जो थे आदमी जो थे वो लाइन लगा करके अंदर वन बाय वन मतलब घुस रहे थे, ठीक है। तो सभी अंदर आदमी आ गए और बैठ गए, ठीक है। तो सभी आदमी आए अपना अपना मतलब स्थान ले लिए। 20,000 आदमी, बहुत बड़ा जलियांवाला बाग था। यहाँ पर आप लोग को समझा रहे हैं कहानी के माध्यम से, ठीक है। तो समझिए कि यहाँ पर जो था जलियांवाला बाग में मतलब बहुत आदमी बैठ गया, ठीक है। सब आदमी आकर के यहाँ पर क्या हुआ? बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जनरल ओ डायर को पता चल गया। वो क्या किया जहाँ पर उसको पता चल गया कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभी लोग एकजुट होकर के क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या किया कि अपना सभी मतलब उनका जो अथी था, मतलब क्या उसको कहते हैं, मतलब उनका जो मतलब काम करने वाला जो होता है सैनिक जो सैनिक होते हैं उनको कहा कि जाओ और जलियांवाला बाग को घेर लो। क्या कहा कि जलियांवाला बाग जो था उसको जाओ और घेर लो। तो अब जो इसमें जो आदमी जैसे बैठे हुए थे, सभी आदमी बैठे हुए थे। अब क्या हुआ कि इनका जनरल ओडायर का जितना भी सैनिक था वो आया और चारों बगल से क्या किया? जलियांवाला बाग को घेर लिया, चलिए घेर लिया, ठीक है, इसको घेर लिया। अब वन बाय वन जो थे वो इसके अंदर आने लगे और अंदर आकर के सभी अंदर में घुस गए, ठीक है। अब देखिए अंदर में सब घुस गए, ठीक है। चलिए अंदर में घुस गए। अब क्या किए? जो अपना गोली से बरसाना स्टार्ट कर दी। मतलब इतना गोली चलाए कि यहाँ पर खूनों का नदियाँ बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब जितने 20,000 आदमी थे तो कम से कम समझिए ना कि 10,000 आदमी मर गया होगा, ठीक है। तो यहीं पर एक बगल में नदी मतलब एक कुआं था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर एक कुआं था, ठीक है। क्या था? यहाँ पर एक कुआं था। जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं था यहाँ पर, ठीक है। तो आदमी सब, अब गोली लग रहा था तो आदमी सब क्या सोचा कि इस कुआं में कूद जाते हैं। कुआं में पानी भी था, ठीक है, पानी भी था। तो इसमें क्या किया? आदमी सब कूदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
तो इसमें जब कूदना स्टार्ट कर दिया कि मतलब आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, तो अब नीचे वाला आदमी बचेगा नहीं ना बचेगा। उसमें भी मतलब इस कुआं में भी बहुत सारे आदमी मर गए थे, ठीक है। तो अब चलिए आपको कहानी बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें जलियांवाला बाग में जो खून की नदियां बहने लगी थी, तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलिए यहाँ पर समझेंगे। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभी को एकजुट होकर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस सभा में बूढ़े, जवान, बच्चे, औरत सभी थे। लगभग इस सभा में 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। कितने? 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। सभा शांतिपूर्ण चल रहा था। सभा क्या था? शांतिपूर्ण अपना चल रहा था। भारतीय ने मतलब कोई एक भारतीय था जो अंग्रेज के, इसको याद रखिएगा कि जनरल ओडायर, मतलब पूछेगा कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मतलब किन्होंने गोलियां बरसवाई थी, तो जनरल ओडायर ने बरसवाई थी, ठीक है। तो इनको जानकारी दे दी गई, मतलब जनरल ओडायर को जानकारी दे दिया, ठीक है। तो एक कोई दलाल था, कौन दलाल था? भारतीय कोई दलाल था, ठीक है। तो गया जनरल ओडायर को कह दिया कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा बात है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में ना सभी भारतीय एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब कुछ अपना बना रहे होंगे कि आंदोलन ये करना है, वो करना है, कैसे जीना है, नहीं जीना है, ठीक है। तो कर रहे थे, तो जानकारी दे दिया कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभी एकजुट होकर एक सभा का आयोजन किए हुए हैं। और क्या, अब आएगा पॉइंट। क्या आएगा? पॉइंट देखिए, रॉलेट एक्ट आप लोग सुने होंगे, मतलब अभी इसी वीडियो में तो सुने हैं ना। रॉलेट एक्ट, उसमें क्या कहा था कि कोई व्यक्ति एकजुट हो नहीं सकता है। क्या? एकजुट हो नहीं सकता है, मतलब एकजुट होने पर उसको क्या किया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं जाएंगे तो मार दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट कानून के तहत क्या किया? रॉलेट एक्ट कानून के तहत बाग में सभी लोग एकजुट होकर एक सभा का आयोजन किए थे। लेकिन रॉलेट एक्ट कानून में लिखा था कि सभी लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग आयोजन कर रहे थे और अंग्रेज के द्वारा चलाया गया कानून की रॉलेट एक्ट कानून में लिखा था कि एक जगह पर कोई एकत्रित नहीं होगा, ठीक है। एकत्रित नहीं होगा, ठीक है। अब जनरल ओडायर को गुस्सा आ गया। क्या हुआ? गुस्सा आ गया। अरे भाई, हमारा कानून था, अब हमारे कानून को चलने नहीं देगा। अब गुस्सा आ गया। अब यह अपने सैनिक को कहा कि जलियांवाला बाग को घेर लिया जाए। जैसे अभी हमको फिगर में बताए थे, घेर लिया था, ठीक है। और उसके अंदर घुस गया और गोलियां चला दिया। अब हम आपको लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि यह जलियांवाला बाग था, इतना छोटा रास्ता था, ठीक है। और ये जो था जनरल ओडायर के सैनिक सब घेर लिए थे और फिर इसके अंदर से अंदर भी घुस गए थे, ठीक है। अंदर घुस के पूरा मतलब गोलियां की बरसात करने लगे। यहाँ पर एक कुआं था, उस कुआं में भी आदमी जान बचाने के लिए कूद गया, लेकिन जो सबसे नीचे वाला आदमी मतलब जो होंगे वो मर गए होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बोले कि गुस्सा आ गया तो सैनिक को भेजे और जलियांवाला बाग को घेरवा दिए, ठीक है। उसके बाद अंदर घुसकर गोलियां चला दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे वो मर गए। उसी के अंदर एक कुआं था, आप लोग को बताए थे एक कुआं, उसी के अंदर एक कुआं था, ठीक है। उसी के अंदर था एक कुआं, जिसमें गोलियां से बचने के लिए बहुत सारे लोग कुआं के अंदर कूदने लगे। तो ये जो कुआं था ना, कुआं में एक बात बताइए, अगर इसमें 5,000 आदमी कूद जाएगा, फट 5,000 आदमी कूदने लगेगा, ठीक है। 5,000 आदमी कूद जाएगा तो बचेगा आदमी? मतलब जो नीचे वाला आदमी होगा वो बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसमें भी फट बहुत सारे आदमी कूद गए, ठीक है। बहुत सारे आदमी कूद गए। तो अंदर कुआं था, जिसमें गोलियां से बचने के लिए बहुत सारे आदमी क्या किए? कुआं में कूद गए, ठीक है। एक के ऊपर एक कूदने लगे, जिसमें भी बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। यहाँ पर कुछ लिखा गया, इसके लिए आप लोग माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। सिर्फ मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस हमले में क्या हुआ? इस हमले में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे। देखिए, सरकारी लोग जो हम आपको पहले ही बताएं कि सरकारी लोग जो होता है वह क्या करता है? सरकारी लोग कम करके बताता है। क्या करता है? कम करके बताता है, ठीक है। तो उसने मतलब ये जो हत्याकांड हुआ था उसमें कह दिया मात्र 379 आदमी मरा। कितना? 379 आदमी मरा। लेकिन जो रियल में जो मरा था, हजारों की संख्या में आदमी मर गया था,
ठीक है, हजारों हजार की संख्या में आदमी मर गया था। अगर 20,000 आदमी था, अच्छा 20,000 आदमी पर लगातार गोलियां बरसाएंगे तो 379 आदमी मरेगा। अरे भाई पगला, भारतीय सॉरी मतलब वो जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 बताया। अरे भाई अंग्रेज बोला होगा कि 379 बताओ तो 379 वो बताएगा, उसको भी तो डर था ना, ठीक है, उसको भी डर था कि हमको भी मार देगा, ठीक है। और लेकिन सही में कितना मरा था, हजारों हजार की संख्या में मर गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी का आंख खुला। इस घटना के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का आंख खुला। ये सभी लिखा गया है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इस महात्मा गांधी का क्या हुआ, आंख खुला, और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने अप्रैल 1919 ईस्वी को अंग्रेज को केसरी ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। मतलब उनको जो उपाधि दी गई थी, डायरेक्ट समझिए, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट समझिए कि महात्मा गांधी को जो मतलब कि महात्मा गांधी जी बोले थे चलिए हम सैनिक को भेजते हैं, आप हमको आज़ाद कर दीजिएगा, ठीक है। बोले थे आज़ाद कर देंगे, तो ठीक है आज़ाद। तो उनको एक केसरी ए हिंद का उपाधि दिया गया था, यही एक उपाधि था, केसरी हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी को, ठीक है। तो उनको उपाधि जो दी गया था, तो सोचा महात्मा गांधी सोचे कि अरे ये उपाधि दिया था हमको सम्मानित करने के लिए दिया था, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया सब कुछ। तो महात्मा गांधी क्या किए, गए और अंग्रेजों को केसरी ए हिंद का उपाधि लौटा दिए, ठीक है। केसरी ए हिंद का उपाधि जो था वो लौटा दिए, और साथ में उनको भी लेकर गए थे, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को, उसने भी नाइट की जो उपाधि थी उसको भी नाइट की उपाधि को लौटा दिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा क्लास। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका एक ही लाइक हमारी इतने देर वीडियो का मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।